रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल के रास्ते पर दौड़ रही थी। सुमित्रा के हाथ स्टायरिंग पर कांप रहे थे, पर उसकी नजरें सामने सड़क पर जमी थीं। पीछे की सीट पर 5 साल का आर्यन सोया हुआ था। सुमित्रा का दिल धड़क रहा था। उसे पता था कि पीछे वाली गाड़ी में सवार लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक गाड़ी का टायर एक बड़े पत्थर से टकराया और गाड़ी लड़खड़ाकर रुक गई। सुमित्रा ने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब दे दिया, नहीं, अभी नहीं। वह फुसफुसाई। पीछे से रोशनी की तेज किरणें उसके शीशे पर पड़ी। वे लोग आ चुके थे। सुमित्रा ने तुरंत आर्यन को गोद में उठाया और गाड़ी से बाहर निकलकर झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। वह एक पुरानी ढही हुई इमारत के पास पहुंची। यह कभी कोई कारखाना हुआ करता था जो अब खंडहर बन चुका था। सुमित्रा ने आर्यन को एक टूटी हुई दीवार के पीछे बिठाया। बेटा, बिल्कुल आवाज मत करना। समझो यह एक खेल है। अगर तुम चुप रहे तो हम जीत जाएंगे। सुमित्रा ने कांपते हुए शब्दों में उसे समझाया। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। भारी जूतों की आवाज पत्थर पर पड़ रही थी। सुमित्रा, बाहर निकल आओ। तुम कितनी दूर भागोगी? वह फाइल हमें दे दो और अपने बेटे के साथ चैन की नींद सो जाओ। एक कर्कश आवाज गूंजी। सुमित्रा ने देखा, पास ही एक लोहे की रड पड़ी थी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वह एक ऐसी मां थी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए मौत से भी लड़ सकती थी। यह सब शुरू हुआ था सुमित्रा के पति राघव की मौत से। राघव एक ईमानदार अफसर था जिसे शहर के सबसे बड़े माफिया राका के काले धंधों का पता चल गया था। राघव को एक सोची समझी साजिश के तहत मार डाला गया। पुलिस ने उसे एक मामूली एक्सीडेंट बताया, पर सुमित्रा जानती थी कि उसके पति को ढकेला गया था मौत के मुंह में। आज सुबह ही सुमित्रा को राघव की पुरानी अलमारी के एक गुप्त खाने में वह काली फाइल मिली थी। उस फाइल में राका और शहर के बड़े मंत्रियों के बीच हुए करोड़ों के लेन देन का हिसाब था। जैसे ही सुमित्रा वह फाइल लेकर वकील के पास जाने के लिए निकली, राका के गुंडों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उसे अपने ही घर में कैद करने की कोशिश की गई, पर वह पिछवाड़े के रास्ते से निकल भागी। अब वह अकेली थी, हाथ में फाइल थी और कंधे पर बेटे की जिम्मेदारी। खंडहर के अंदर अंधेरा बहुत गहरा था। सुमित्रा ने देखा कि एक गुंडा टॉर्च जलाकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुमित्रा दीवार से सटकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह आदमी पास आया, सुमित्रा ने पूरी ताकत से रड़ उसके सिर पर दे मारी। आ! वह चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा ने उसकी बंदूक उठानी चाही, पर तभी दूसरे गुंडे ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने सुमित्रा का गला दबाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे! सुमित्रा संघर्ष कर रही थी। आर्यन ने अपनी मां को मुसीबत में देखा तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह रोने लगा। मां, ना! गुंडे की नजर आर्यन पर पड़ी। ओह, तो छोटा नवाब यहां छुपा है। उसने सुमित्रा को धक्का दिया और आर्यन की तरफ बढ़ा। सुमित्रा के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने जमीन पर पड़ी एक ईंट उठाई और उस आदमी के पैर पर दे मारी। वह लड़खड़ाया और इसी बीच सुमित्रा ने छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह उठ न सके। भागो आर्यन, पीछे वाले दरवाजे से भागो! सुमित्रा चिल्लाई। पर तभी बाहर से गाड़ियों के आने का शोर और बढ़ गया। राका खुद वहां पहुंच चुका था। वह हाथ में सिगार लिए खंडहर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। बहुत हुआ लुका छिपी का खेल सुमित्रा, अब अंत का समय है, राका ने ठंडे लहजे में कहा। सुमित्रा खड़ी हुई। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर खून की एक लकीर थी, पर वह डरी नहीं। उसने फाइल हवा में लहराई। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इस फाइल को जला दूंगी। इसमें लगे सबूत राख हो जाएंगे और तुम कभी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। सुमित्रा ने धमकी दी। राका के चेहरे पर शिकन आई। वह जानता था कि सुमित्रा अपनी बात की पक्की है। राका की आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी बंदूक की नली सुमित्रा की तरफ तानी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि अगर सुमित्रा ने माचिस जला दी तो उसके बरसों का साम्राज्य एक पल में खाक हो जाएगा। रुको! राका चिल्लाया। तुम पागल हो गई हो सुमित्रा। उस फाइल के साथ तुम भी जल जाओगी। अपने बेटे का तो सोचो, उसे अनाथ मत बनाओ। सुमित्रा की हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजी। अनाथ तो तुमने उसे उसी दिन कर दिया था
जब राघव को सड़क पर तड़पते हुए छोड़ दिया था। आज या तो न्याय होगा या फिर हम सब इस आग में दफन हो जाएंगे। सुमित्रा ने माचिस की एक तीली निकाली। राखा के गुंडे पीछे हट गए। तभी अचानक खंडहर की छत का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। सुमित्रा को यही मौका चाहिए था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और पीछे के एक संकरे रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। पकड़ो उसे, जाने ना पाए। राखा की आवाज धुएं के पीछे से आई। सुमित्रा और आर्यन अंधेरी गलियों में भाग रहे थे। पीछे गोलियों की आवाज गूंज रही थी। भागते भागते वे एक पुरानी नहर के किनारे पहुंचे। पानी का बहाव तेज था और पुल टूटा हुआ था। मां, मैं थक गया हूं, आर्यन हांफते हुए बोला। उसके छोटे छोटे पैर अब जवाब दे रहे थे। सुमित्रा ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। बस थोड़ा और बेटा, हमें उस पार जाना है। उसने टूटे हुए पुल के लटकते हुए रस्सों को पकड़ा। नीचे गहरा काला पानी था जो पत्थरों से टकराकर शोर कर रहा था। सुमित्रा ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। अचानक उसका पैर फिसला और वह हवा में लटक गई। मां! आर्यन जोर से चिल्लाया। सुमित्रा ने रस्से को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों की खाल खींच रही थी। दर्द से उसकी चीख निकलने वाली थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि राका के आदमी दूसरी तरफ खड़े होकर देख रहे थे। पुल पूरी तरह टूट चुका था। वे उस पार नहीं आ सकते थे। सुमित्रा पास के एक गांव की तरफ बढ़ी। रात का तीसरा पहर था। हर तरफ सन्नाटा था। उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। सुमित्रा की हालत देखकर वह दंग रह गई। बेटा, तुम कौन हो? और ये बच्चा, इसकी ये हालत कैसे हुई? बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया। सुमित्रा ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस औरत का नाम जानकी था। जानकी ने उन्हें खाना दिया और छुपने के लिए एक तहखाना दिखाया। यहां पुलिस भी नहीं आती, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, जानकी ने कहा। लेकिन सुमित्रा को नींद कहां आने वाली थी। उसने वह फाइल खोली। उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तस्वीरों में राका के साथ शहर का आईजी भी खड़ा था। इसका मतलब था कि पुलिस की मदद लेना खुद को मौत के हवाले करना था। आधी रात को सुमित्रा को बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। जानकी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हां, वह यही है। अपने आदमी भेजो और मेरा हिस्सा तैयार रखना। जानकी की आवाज ठंडी और लालची थी। सुमित्रा का दिल टूट गया। जिस पर उसने भरोसा किया वही उसे बेचने जा रही थी। उसने तुरंत आर्यन को जगाया। आर्यन, उठो, हमें यहां से निकलना होगा, सुमित्रा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे पिछवाड़े की खिड़की से बाहर निकले ही थे कि जानकी ने देख लिया। पकड़ो, भाग रही है, वह चिल्लाई। अंधेरे में से 4-5 नकाबपोश लोग निकल आए। सुमित्रा ने देखा कि जंगल की तरफ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह घने पेड़ों के बीच छुपती छुपाती भागने लगी। तभी उसे सामने एक पुरानी सड़क दिखी जहां एक ट्रक खड़ा था। सुमित्रा ने बिना सोचे समझे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में छलांग लगा दी। ट्रक चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह ट्रक कहां जा रहा है, पर उसे यकीन था कि यह उसे राका से दूर ले जाएगा। ट्रक के अंदर तिरपाल के नीचे सुमित्रा और आर्यन दुबक कर बैठ गए। वहां बहुत सारी बोरियां पड़ी थीं। सुमित्रा ने फाइल को अपने सीने से लगा लिया। मां, क्या हम कभी घर वापस जाएंगे? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। हम घर जरूर जाएंगे बेटा, पर पहले हमें इन बुरे लोगों को सजा दिलानी होगी। अगली सुबह जब ट्रक रुका तो सुमित्रा ने देखा कि वह एक अनजान शहर के बस अड्डे पर थी। वहां के अखबारों में उसकी फोटो छपी थी। पुलिस उसे एक अपराधी बताकर ढूंढ रही थी जिसने सरकारी दस्तावेज चोरी किए थे। अब सुमित्रा के सामने दो चुनौतियां थीं। एक तरफ खूंखार माफिया और दूसरी तरफ भ्रष्ट कानून। और उसके पास बचने का कोई ठिकाना नहीं था। बस अड्डे की चहल पहल सुमित्रा के लिए किसी काल कोठरी से कम नहीं थी। चारों तरफ पुलिस की वर्दी दिख रही थी। सुमित्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू चेहरे पर लपेट लिया और आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुमित्रा एक चाय की दुकान के पीछे छुप गई। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। हेडलाइन थी, भगोड़ी, महिला ने सरकारी फाइल चुराई, पुलिस को तलाश।
सुमित्रा की रूह कांप गई। अब वह सिर्फ माफिया से नहीं, पूरे सिस्टम से भाग रही थी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। सुमित्रा बिजली की तेजी से मुड़ी। हाथ में वही लोहे की रड थी जो उसने खंडहर से उठाई थी। शांत हो जाइए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। उसका नाम देवराज था। आप कौन हैं? सुमित्रा ने शक भरी नजरों से पूछा। मैं भी राका का सताया हुआ एक बाप हूं। उसने मेरी बेटी की जान ली थी क्योंकि उसने उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। मैं बरसों से राका की तबाही का इंतजार कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि वह फाइल ही उसकी बर्बादी का रास्ता है, देवराज ने धीमी आवाज में कहा। सुमित्रा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर देवराज की आंखों के आंसू झूठे नहीं थे। उसने उन्हें अपने पुराने गैराज में पनाह दी। वह गैराज शहर के एक कोने में था जहां कम ही लोग आते थे। रात के अंधेरे में देवराज और सुमित्रा ने मिलकर फाइल के पन्ने पलटे। उसमें सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, उसमें एक लिस्ट थी। ऑपरेशन क्लीन। ये उन ईमानदार अफसरों और पत्रकारों की लिस्ट थी जिन्हें राका ने रास्ते से हटाया था। तीसरे नंबर पर राघव का नाम था। उसके आगे लिखा था, काम तमाम। सुमित्रा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। इन्होंने मेरे सुहाग को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह सच बोल रहा था। देवराज ने एक पन्ना और पलटा। वहां आईजी और राका की हाथ मिलाते हुए फोटो थी। सुमित्रा, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। हमें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचना होगा, पर राका का जाल वहां भी फैला है। अचानक बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। सायरन गूंज रहे थे। देवराज भाई, आपने धोखा दिया, सुमित्रा चिल्लाई। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। देवराज हक्का बक्का रह गया। तभी गैराज का दरवाजा धड़ाम से टूटा। आईजी खुद अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे राका मंद मंद मुस्कुरा रहा था। खेलो मत सुमित्रा, यह चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म हुआ। आईजी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। फाइल दो, वरना इस बूढ़े और तुम्हारे बेटे की लाशें यहीं गिरेंगी, राका ने चिल्लाकर कहा। सुमित्रा ने फाइल उठाई और उसे एक तेल के ड्रम के ऊपर रख दिया। एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इस गैराज को उड़ा दूंगी। यहां बहुत सारा पेट्रोल और डीजल है। राका हंसा। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हारा बेटा यहीं है। सुमित्रा ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने डरते हुए भी अपनी मां का हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, मां, हार मत मानना। तभी देवराज ने एक पुरानी मशीन का स्विच ऑन कर दिया। गैराज में धुआं ही धुआं भर गया। मशीनों के चलने का शोर इतना तेज था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सुमित्रा ने इसी का फायदा उठाया। उसने फाइल को अपनी पीठ पर बांधा और आर्यन को लेकर एक छोटे से लोहे के पाइप के अंदर धकेल दिया जो पीछे की नाली में खुलता था। जाओ बेटा, बाहर निकलो। जैसे ही सुमित्रा खुद निकलने वाली थी, आईजी ने गोली चला दी। गोली सुमित्रा के कंधे को छूती हुई निकल गई। सुमित्रा दर्द से कराह उठी, पर वह रुकी नहीं। वह पाइप के रास्ते गंदे नाले में कूद गई। नाला गहरा था और बदबू असहनीय। सुमित्रा कंधे के दर्द से तड़प रही थी, पर उसने आर्यन को डूबने नहीं दिया। वे करीब 1 किलोमीटर तक उस नाले के बहाव के साथ बहते रहे और आखिर में एक सुनसान इलाके में बाहर निकले। सुमित्रा का शरीर जवाब दे रहा था। खून बह रहा था और उसे बुखार चढ़ने लगा था। उसने देखा कि सामने एक पुराना मंदिर था। वह घिसटते हुए मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। हे भगवान, मुझे शक्ति देना, बस एक बार मुझे सही जगह पहुंचा दो, सुमित्रा ने प्रार्थना की। तभी मंदिर का पुजारी बाहर आया। उसने सुमित्रा की हालत देखी तो तुरंत उसे अंदर ले गया। उसने जड़ी बूटियों से सुमित्रा का घाव भरा। बेटी, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत है, पर याद रखना, जब तक सच्चाई तुम्हारे साथ है, बुराई की हार तय है, पुजारी ने उसे ढांढस बंधाया। सुमित्रा ने अब एक बड़ा फैसला लिया। वह अब भागने वाली नहीं थी। उसने अपनी साड़ी फाड़ी और घाव पर पट्टी बांधी। उसने पुजारी से एक फोन मांगा। उसने किसी पुलिस वाले को नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनल के लाइव स्टूडियो में फोन किया। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं राघव की पत्नी हूं। आज रात 9 बजे मैं राका और आईजी का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा दुनिया को सच बताएगा। उसने सीधे नेशनल टीवी पर चुनौती दे दी।
न्यूज चैनल पर सुमित्रा की आवाज गूंजते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। राका के दफ्तर में फोन की घंटियां बजने लगीं। आईजी की पेशानी पर पसीना था। एक साधारण सी औरत ने उनके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। पुजारी ने सुमित्रा को एक पुरानी साइकिल दी। बेटी, मुख्य सड़क से मत जाना। वहां हर नाके पर पुलिस खड़ी है। तुम खेतों के रास्ते से निकल जाओ। सुमित्रा ने आर्यन को साइकिल के आगे बिठाया। उसके कंधे का जख्म अब भी टीस मार रहा था, पर ममता का जुनून उस दर्द पर भारी था। उसने खेतों की पगडंडियों पर साइकिल दौड़ाना शुरू किया। पीछे से अचानक मोटरसाइकिलों के शोर ने सन्नाटा चीर दिया। राका के गुंडे खेतों में भी पहुंच चुके थे। वहां है, उसे पकड़ो! एक गुंडा चिल्लाया। सुमित्रा ने पैडल पर जोर लगाया। सामने एक ढलान थी। उसने बिना सोचे समझे साइकिल नीचे उतार दी। साइकिल अनियंत्रित होकर एक झाड़ी में जा घुसी। सुमित्रा और आर्यन जमीन पर गिर पड़े। मां, आप ठीक हो? आर्यन ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा। हां बेटा, बस भागना है, सुमित्रा ने लड़खड़ाते हुए कहा। वे एक गन्ने के खेत में घुस गए। गन्ने की पत्तियां उनके चेहरों को चीर रही थीं, पर वे रुक नहीं सकते थे। पीछे से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा ने देखा कि सामने एक नहर है। उसने आर्यन को अपनी पीठ पर बांधा और पानी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और बहाव तेज। सुमित्रा ने एक हाथ से तैरते हुए दूसरे हाथ से फाइल को पानी से ऊपर रखा। यह फाइल ही उसकी ढाल थी और राका की मौत का फरमान। नहर के दूसरे किनारे पर एक जीप खड़ी थी। उसमें से एक आदमी उतरा। वह कोई और नहीं, राघव का सबसे पुराना दोस्त और वकील खन्ना था। सुमित्रा, यहां आओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, खन्ना ने चिल्लाकर कहा। सुमित्रा को लगा जैसे भगवान ने मदद भेज दी हो। वह हांफते हुए जीप के पास पहुंची। खन्ना भाई, देखिए, यह फाइल, इसमें राका और आईजी के सारे काले कारनामे हैं। खन्ना ने फाइल ली और उसके पन्ने पलटने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अचानक उसने एक क्रूर हंसी हंसी। बेचारी सुमित्रा, तुम्हें लगा कि राघव का दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। राका ने मुझे इस फाइल के बदले 5 करोड़ देने का वादा किया है, और मुझे पैसे सच से ज्यादा प्यारे हैं। खन्ना ने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और सुमित्रा के माथे पर टिका दी। अब तुम और तुम्हारा बेटा इस दुनिया को अलविदा कह दो। खन्ना ने ट्रिगर पर उंगली दबाई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। खन्ना की जीप का टायर फट गया। खन्ना का ध्यान भटका और सुमित्रा ने अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ पर दांत काट लिया। पिस्तौल नीचे गिर गई। सुमित्रा ने फाइल झपटी और खन्ना को जोर का धक्का दिया। वह पास के एक गड्ढे में जा गिरा। तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही राघव की जान गई, सुमित्रा चिल्लाई। उसने देखा कि दूर से पुलिस की गाड़ियां आ रही थीं, पर इस बार गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती नहीं, बल्कि एक सफेद झंडा लगा था। यह सेना की एक टुकड़ी थी जो पास के कैंप से गुजर रही थी। सुमित्रा ने सड़क के बीच खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू किया। मेजर विक्रम, ये नाम नहीं, चलिए हम उन्हें मेजर प्रताप कहेंगे, ने अपनी गाड़ी रोकी। मैडम, क्या बात है? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्रताप ने पूछा। सुमित्रा ने बिना वक्त गंवाए सारी कहानी सुना दी। मेजर प्रताप एक ईमानदार फौजी थे। उन्होंने फाइल देखी और उनके तेवर बदल गए। अगर यह सच है तो यह देश के साथ गद्दारी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको न्यूज चैनल तक पहुंचाऊंगा। रात के 8:55 बज रहे थे। न्यूज चैनल के बाहर राका के सैकड़ों गुंडे और भ्रष्ट पुलिस वाले घेरा डाले खड़े थे। आईजी ने आदेश दे दिया था कि जो भी अंदर जाने की कोशिश करे उसे देखते ही गोली मार दी जाए। तभी सेना के 3 बड़े ट्रक वहां पहुंचे। मेजर प्रताप ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। पीछे हट जाओ, यह मिलिट्री का मामला है, मेजर ने ललकारा। राका के गुंडों की हिम्मत नहीं हुई कि फौज से टकराएं। सुमित्रा फटे हुए कपड़ों और खून से लथपथ चेहरे के साथ स्टूडियो के अंदर दाखिल हुई। लाइव कैमरा ऑन हुआ। पूरी दुनिया के सामने सुमित्रा खड़ी थी। मेरा नाम सुमित्रा है। आज मैं आपको वह सच दिखाऊंगी जो इस शहर के रक्षकों ने छुपाया था। उसने कांपते हाथों से फाइल के पन्ने कैमरे के सामने रख दिए। एक एक करके आईजी, मंत्रियों और राका के बीच हुए समझौतों के सबूत टीवी पर चलने लगे। पूरे देश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए।
स्टूडियो के बाहर राका भागने की कोशिश कर रहा था, पर गुस्साए लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। पुलिस, जो अब तक राका की गुलामी कर रही थी, जनता का दबाव देखकर उसे गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गई। आईजी को वहीं सस्पेंड कर दिया गया। सुमित्रा स्टूडियो से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, राघव, आज आपको इंसाफ मिल गया। आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, अब हम घर चलें? सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। हां बेटा, अब हम अपने घर चलेंगे। अब कोई हमें डराने वाला नहीं है। न्याय की लड़ाई अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। राखा और आईजी सलाखों के पीछे थे, पर उनके पाले हुए गुंडे अब भी शहर की गलियों में जहर घोल रहे थे। सुमित्रा जानती थी कि जब तक जड़ नहीं कटेगी, तब तक खतरा बना रहेगा। न्यूज स्टूडियो से निकलने के बाद सुमित्रा को एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया। मेजर प्रताप ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। रात के अंधेरे में सुमित्रा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसे लग रहा था कि राघव कहीं आसपास ही है। मां, आप सोई नहीं? आर्यन ने उसकी साड़ी खींचते हुए पूछा। सुमित्रा ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, आज के बाद तुम्हें कभी छुपना नहीं पड़ेगा। अब हम आजाद हैं। तभी अचानक गेस्ट हाउस की बिजली गुल हो गई। सन्नाटे में गोलियों के चलने की आवाज गूंजी। सुमित्रा का दिल बैठ गया। क्या राका के आदमी यहां भी पहुंच गए? बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेजर प्रताप के जवान मुकाबला कर रहे थे, पर हमलावर इस बार फिदायीन की तरह आए थे। वे जानते थे कि अगर सुमित्रा को खामोश कर दिया तो कोर्ट में गवाही देने वाला कोई नहीं बचेगा। सुमित्रा जी, पिछले दरवाजे से निकलिए। ये लोग पागल हो चुके हैं, मेजर प्रताप ने चिल्लाकर कहा। सुमित्रा ने आर्यन को सीने से लगाया और अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ी। उसे याद आया कि उसकी साड़ी के पल्लू में अब भी वह छोटी सी पेन ड्राइव बंधी थी, जिसमें राघव ने उन बेगुनाह लोगों की लिस्ट रखी थी जिन्हें राका ने गायब करवाया था। पीछे से एक साया उभरा। वह राका का सबसे वफादार शार्प शूटर जग्गू था। उसके हाथ में एक खंजर था। आज तुम्हारी ममता का अंत होगा, सुमित्रा। जग्गू ने दहाड़ लगाई। सुमित्रा पीछे हटी, पर उसका पैर एक कालीन में फंस गया। वह गिर पड़ी। जग्गू ने खंजर हवा में लहराया। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक सुमित्रा को राघव की आवाज सुनाई दी। सुमित्रा, डरो मत, लड़ो। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही जग्गू ने वार किया, सुमित्रा ने फुर्ती से बाजू हटाई और पास पड़े एक भारी फूलदान से उसके पैर पर वार किया। जग्गू लड़खड़ाया। सुमित्रा ने मौका देखकर उसकी कलाई मरोड़ दी और खंजर छीन लिया। एक मां से टकराने की हिम्मत मत करना। सुमित्रा की आवाज में ऐसी गरज थी कि जग्गू कांप गया। उसने खंजर को जग्गू के गले पर टिका दिया। उसी वक्त मेजर प्रताप वहां पहुंच गए और जग्गू को दबोच लिया। महीनों बाद अदालत का कमरा खचाखच भरा था। सुमित्रा गवाह के कटघरे में खड़ी थी। वकील ने बहुत कोशिश की उसे डराने की, पर सुमित्रा की आवाज जरा भी नहीं कांपी। उसने एक एक सबूत पेश किया। जज ने अपना फैसला सुनाया। राका और आईजी को उम्र कैद और उनके साथियों को कड़ी सजा। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने सुमित्रा को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, सुमित्रा जी, आप इतनी बड़ी ताकत से कैसे लड़ी? सुमित्रा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, एक मां की ताकत उसके बच्चे के भविष्य में होती है। जब बात औलाद की जान पर आती है तो एक साधारण औरत भी भगवान बन जाती है। 1 साल बीत गया। सुमित्रा ने राघव के नाम पर एक संस्था खोली जो उन औरतों की मदद करती थी जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी। वह अब एक बेबस विधवा नहीं, बल्कि सुमित्रा दीदी के नाम से मशहूर थी। एक शाम वह और आर्यन उसी पहाड़ी पर बैठे थे जहां से पूरा शहर दिखता था। ढलते सूरज की लालिमा सुमित्रा के चेहरे पर पड़ रही थी। मां, देखो, चिड़िया अपने घर जा रही है। आर्यन ने आसमान की तरफ इशारा किया। सुमित्रा ने उसे गले लगाया। हां बेटा, और अब हमारा घर भी सुरक्षित है। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, संघर्ष का अंत हमेशा सुखद होता है, अगर इरादे नेक हों। शहर में शांति तो लौट आई थी, पर सुमित्रा के मन में एक टीस अब भी बाकी थी। उसे पता चला कि राका का एक बेहद करीबी साथी, जिसे साया कहा जाता था, अभी भी बाहर घूम रहा है और वह सुमित्रा के खिलाफ एक आखिरी और घातक चाल चलने की तैयारी में है।
सुमित्रा अपनी संस्था के दफ्तर में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी उसे एक बिना नाम का खत मिला। उसमें लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरेगा। सुमित्रा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत आर्यन को फोन किया, जो अपने स्कूल की बस में था। आर्यन, तुम कहां हो? सुमित्रा की आवाज कांप रही थी। मां, मैं बस घर पहुंचने वाला हूं, बस स्टॉप पर खड़ा हूं, आर्यन ने चहकते हुए कहा। अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई और फोन कट गया। सुमित्रा का दिल डूबने लगा। वह पागलों की तरह बाहर भागी और अपनी पुरानी गाड़ी स्टार्ट की। सुमित्रा जब बस स्टॉप पहुंची तो वहां सन्नाटा था। आर्यन का स्कूल बैग जमीन पर पड़ा था। सुमित्रा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि सड़क पर टायरों के घिसटने के निशान थे, जो पास के पुराने गोदाम की तरफ जा रहे थे। उसने अपनी गाड़ी उसी दिशा में दौड़ा दी। रास्ते में उसने मेजर प्रताप को मैसेज भेज दिया, साया ने आर्यन को उठा लिया है, पुराने गोदाम पर मिलो। जब वह गोदाम पहुंची तो वहां अजीब सी खामोशी थी। सुमित्रा ने गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखी और हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुसी। बाहर आओ कायर, एक बच्चे को ढाल बनाकर लड़ते हो? सुमित्रा की दहाड़ गोदाम की छत से टकराई। तभी एक नकाबपोश आदमी अंधेरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक रिमोट था। सुमित्रा, बहुत नाम कमा लिया तुमने, अब वक्त है अपनी ममता की कीमत चुकाने का। आर्यन उस लोहे के बक्से में बंद है और उस पर बम लगा है। सुमित्रा ने देखा कि कोने में एक भारी लोहे का संदूक रखा था। रिमोट पर लाल बत्ती जल रही थी और टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। क्या चाहिए तुम्हें? सुमित्रा ने चिल्लाकर पूछा। मुझे वह डायरी चाहिए जो राघव ने मरने से पहले लिखी थी। मुझे पता है उसमें राका के बेनामी बैंक खातों के पासवर्ड हैं, साया ने ठंडी आवाज में कहा। सुमित्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये लो, पर मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने डायरी साया की तरफ फेंकी। जैसे ही साया डायरी उठाने के लिए झुका, सुमित्रा ने चीते की तरह छलांग लगाई और कुल्हाड़ी के हत्थे से उसके हाथ पर वार किया। रिमोट जमीन पर गिर पड़ा। सुमित्रा और साया के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। साया ताकतवर था, पर सुमित्रा के अंदर एक घायल शेरनी की ताकत थी। उसने साया की आंखों में अपनी उंगलियां गड़ा दी और उसे जोर का धक्का दिया। रिमोट पर समय अब सिर्फ 10 सेकंड बचा था। सुमित्रा पागलों की तरह संदूक की तरफ भागी। संदूक पर एक भारी ताला लगा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी से ताले पर पूरी ताकत से चोट की। 1, 2, 3। ताला टूट गया। उसने आर्यन को बाहर खींचा और उसे लेकर गोदाम के पीछे वाले नाले की तरफ कूद गई। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा गोदाम आग की लपटों में घिर गया। धुएं और आग के बीच से सुमित्रा और आर्यन सुरक्षित बाहर निकले। मेजर प्रताप अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। साया उस आग में झुलस चुका था और पुलिस ने उसे अधमरी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मेजर प्रताप ने सुमित्रा की तरफ देखा। आप सच में एक योद्धा हैं। आपने अकेले ही उस खतरे को खत्म कर दिया जिसे हम ढूंढ रहे थे। सुमित्रा ने आर्यन को कसकर गले लगाया। मैं योद्धा नहीं हूं मेजर, मैं बस एक मां हूं। राघव की वह डायरी जिसे सुमित्रा ने फेंका था, वह नकली थी। असली डायरी तो सुमित्रा ने पहले ही पुलिस कमिश्नर को सौंप दी थी। उसने साया को सिर्फ उलझाने के लिए वह खेल खेला था। अब शहर वाकई में राका और उसके साए से मुक्त था। सुमित्रा ने फैसला किया कि वह अब डर के साए में नहीं जिएगी। उसने अपनी संस्था को और बड़ा बनाया और हजारों अनाथ बच्चों की मां बन गई। आर्यन अब बड़ा हो रहा था। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह एक ईमानदार अफसर बनेगा। सुमित्रा अक्सर शाम को अपनी बालकनी में बैठती और डूबते सूरज को देखती। उसे महसूस होता कि हवाओं में राघव की खुशबू है, जो कह रही है, तुमने कर दिखाया सुमित्रा। शांति की यह सुबह सुमित्रा के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। शहर के लोग अब उसे अपना मसीहा मानने लगे थे, पर सुमित्रा जानती थी कि जब तक आखिरी गुनहगार खुला घूमेगा, उसका संघर्ष अधूरा है। गोदाम के धमाके के कुछ दिन बाद सुमित्रा अपने घर की सफाई कर रही थी। अचानक उसे राघव के एक पुराने कोट की जेब में एक मुड़ा हुआ कागज मिला। वह कागज किसी नक्शे जैसा था। उस पर एक जगह का निशान बना था और लिखा था, यहां छुपा है असली काल। सुमित्रा की धड़कनें तेज हो गई। इसका मतलब था
कि राका और साया के ऊपर भी कोई था। वह कौन था जिसे राघव असली काल कह रहा था? उसने तुरंत मेजर प्रताप को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। सुमित्रा को शक हुआ। उसने अपनी पुरानी साड़ी बदली और हाथ में वही कुल्हाड़ी ली। आज वह किसी की मदद का इंतजार नहीं करने वाली थी। नक्शे के हिसाब से वह जगह शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे और हवा में अजीब सी सड़न थी। सुमित्रा दबे पांव अंदर घुसी। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा खिड़की की रोशनी में चमक रहा था। वह कोई और नहीं, शहर का सबसे बड़ा दानवीर और समाज सेवी दीनदयाल था। स्वागत है सुमित्रा, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगी, दीनदयाल ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। सुमित्रा दंग रह गई। आप आप तो सबको दान देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। वही तो मेरा पर्दा था सुमित्रा। राखा और आईजी तो मेरे मोहरे थे। असली खेल तो मैं खेल रहा था। राघव ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसे हटना पड़ा। दीनदयाल की आवाज में कोई पछतावा नहीं था। दीनदयाल ने एक बटन दबाया और फर्श नीचे धंसने लगा। सुमित्रा एक अंधेरी सुरंग में गिर पड़ी। नीचे पानी भरा था और वहां बहुत सारे जहरीले सांप रेंग रहे थे। यहां से निकलकर दिखाओ सुमित्रा, तुम्हारी ममता का इम्तिहान अब शुरू होता है। दीनदयाल ऊपर से हंसा। सुमित्रा ने देखा कि दीवार पर एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी और जंजीर पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। उसके हाथ छिल गए थे, खून बह रहा था, पर उसे अपने बेटे आर्यन का चेहरा याद आया। मैं मरूंगी नहीं, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी, सुमित्रा चिल्लाई। उसने दीवार की एक ईंट निकाली और उसे जोर से ऊपर की छत पर मारा। छत का एक हिस्सा कमजोर था, वह टूट गया। सुमित्रा किसी तरह बाहर निकली और सीधे दीनदयाल के कमरे में पहुंची। दीनदयाल उसे सामने देखकर कांपने लगा। उसने अपनी दराज से पिस्तौल निकालनी चाही, पर सुमित्रा उससे तेज थी। उसने पास पड़े एक भारी पीतल के दिए से उसके हाथ पर वार किया। पिस्तौल दूर जा गिरी। सुमित्रा ने दीनदयाल का गला पकड़ लिया। तुमने कितने घरों के चिराग बुझाए हैं, कितने बच्चों को अनाथ किया है। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां आईं। इस बार मेजर प्रताप खुद टीम लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी मां ने शहर के सबसे बड़े अपराधी को धूल चटा दी थी। दीनदयाल को हथकड़ियां पहनाई गईं। उसके गुप्त तहखाने से करोड़ों के हीरे और वे दस्तावेज मिले जिनसे पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। सुमित्रा की हिम्मत ने आज वह कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाई थीं। अदालत ने दीनदयाल को फांसी की सजा सुनाई। जिस दिन उसे फांसी होने वाली थी, सुमित्रा जेल के बाहर खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे राघव मुस्कुरा रहे हैं। अब सुमित्रा का बेटा आर्यन 10 साल का हो चुका था। वह अपनी मां के साथ हर रोज उन औरतों की मदद करता था जो किसी न किसी जुल्म की शिकार थीं। सुमित्रा ने अपनी हवेली को एक स्कूल में बदल दिया। मां, आप थकती नहीं? आर्यन ने एक दिन पूछा। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब तक दुनिया में बुराई है, एक मां को जागते रहना पड़ता है। कहानी का यह मोड़ हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक मां के संकल्प के सामने वह हमेशा घुटने टेक देती है। दीनदयाल को फांसी होने के बाद लगा था कि सब कुछ शांत हो गया है, पर सुमित्रा जानती थी कि शांति का यह चेहरा कभी कभी आने वाले तूफान का संकेत होता है। सुमित्रा ने अब अपना पूरा जीवन उन महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था जो समाज के जुल्मों का शिकार थे। एक रात जब सुमित्रा अपनी संस्था के दफ्तर में अकेली बैठी थी, तभी बिजली कड़कने लगी। अचानक दरवाजा खुला और एक नकाबपोश महिला अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। सुमित्रा, तुमने मेरे भाई दीनदयाल को मरवा दिया। अब मैं तुम्हारी इस संस्था और तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगी। उस महिला की आवाज में जहर था। वह दीनदयाल की बहन माया थी, जो बरसों से विदेश में छुपकर काले धंधे संभाल रही थी। सुमित्रा खड़ी हो गई। माया, नफरत की आग में तुम खुद जल जाओगी। संभल जाओ, अभी वक्त है। माया ने बोतल जमीन पर पटक दी। उसमें कोई खतरनाक केमिकल था जिससे धुआं निकलने लगा। सुमित्रा को चक्कर आने लगे, पर उसने अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर लपेट लिया। संस्था की इमारत में आग लगने लगी। वहां 20 अनाथ बच्चे सो रहे थे। सुमित्रा को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वह धुएं के गुब्बार को चीरती हुई बच्चों के कमरे की तरफ भागी।
उठो बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, सुमित्रा चिल्लाई। माया ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। सुमित्रा ने देखा कि आग की लपटें छत तक पहुंच रही थीं। उसने पास पड़ी एक भारी मेज उठाई और उसे खिड़की के कांच पर दे मारा। कांच टूट गया। सुमित्रा ने एक एक करके बच्चों को खिड़की से बाहर सुरक्षित नीचे खड़ी घास के ढेर पर फेंका। आखिर में सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा था। तभी छत का एक जलता हुआ शहतीर सुमित्रा के कंधे पर गिर पड़ा। दर्द इतना था कि सुमित्रा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शहतीर को हटाया और आखिरी बच्चे को लेकर खिड़की से बाहर कूद गई। नीचे गिरते ही सुमित्रा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। उसके सामने आर्यन और वे सभी बच्चे खड़े थे जिनकी उसने जान बचाई थी। मां, आप ठीक हो? आर्यन रो रहा था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। बेटा, जब तक एक भी बच्चा खतरे में है, तुम्हारी मां को कुछ नहीं हो सकता। माया शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित्रा ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। सुमित्रा ने अस्पताल से ही मेजर प्रताप को फोन किया और उन्हें उस गुप्त रास्ते के बारे में बताया जहां से दीनदयाल के लोग भागते थे। पुलिस ने माया को बॉर्डर पर ही धर दबोचा। उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और गैरकानूनी हथियार मिले। अब दीनदयाल का खानदान पूरी तरह खत्म हो चुका था। कुछ साल और बीत गए। सुमित्रा की संस्था अब एक बहुत बड़ा आश्रम बन चुकी थी। सुमित्रा अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। आर्यन अब शहर का सबसे ईमानदार डीसीपी बन चुका था। एक दिन आर्यन ने अपनी मां से पूछा, मां, आपने इतना संघर्ष किया, इतनी चोटें खाईं, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? सुमित्रा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, डर तो सबको लगता है बेटा, पर जब डर से बड़ी जिम्मेदारी सामने हो तो डर खुद पीछे हट जाता है। मेरी ताकत तुम थे और आज तुम हजारों लोगों की ताकत हो। सुमित्रा ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उसने लिखा, जीवन एक लड़ाई है और हर मां एक सैनिक। जीत उसकी होती है जो अंत तक खड़ा रहता है। उस रात सुमित्रा ने चैन की नींद ली। उसे सपने में राघव दिखे जो उसे एक सुंदर बगीचे में बुला रहे थे। सुमित्रा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगली सुबह जब आर्यन उसे जगाने आया तो सुमित्रा हमेशा के लिए सो चुकी थी, पर वह मरी नहीं थी। वह तो उन हजारों बच्चों की मुस्कान में अमर हो गई थी। पूरा शहर उसकी शव यात्रा में उमड़ पड़ा। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, एक मां ने अकेले ही अंधेरे को हरा दिया। सुमित्रा की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक मां की ममता और हिम्मत के सामने वह रेत के महल की तरह ढह जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।